हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं मिस्ट्री, थ्रिल और रोमांस से भरी ये कहानी जो है डेविल्स डार्क प्रिंसेस का एपिसोड 37। अब सुनिए आगे। मृगांशी को देखते ही विक्टर का ईमान डगमगा गया और मृगांशी की खूबसूरती उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जो प्रत्युष के अंदर के ज्वालामुखी को भड़का रही थी। वही एलिस गुस्से से चित्रा की बाजू को उसके पीठ से लगाए खड़ी थी, जिससे चित्रा के हाथों में दर्द की एक तेज लहर उठ रही थी। पर कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही मृगांशी ने गुस्से में विक्टर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज से प्रत्युष हैरानी से मृगांशी को देख रहा था, जिसने थप्पड़ मारते ही एक झटके में विक्टर का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे के करीब जाते हुए काफी गुस्से से बोली, तू मुझे अपने महल में रखेगा? जानता है कि कौन हूं मैं तेरे ही महल के जमीन के 25 फुट अंदर तेरी कब्र बना सकती हूँ। और रही बात मेरी खूबसूरती के इकलौते हकदार होने की, तो तू सही कह रहा है। मेरी इस खूबसूरती का सिर्फ एक ही हकदार है, और वो है मेरे पति मिस्टर प्रत्युष सूर्यवंशी। इतना बोल मृगांशी ने उसे खुद से दूर किया और एक और झन्नाटेदार थप्पड़ विक्टर के गाल पर जड़ दिया। वही मृगांशी का थप्पड़ विक्टर जैसे हटे कट्टे आदमी का गाल सुन्न कर चुका था, जिससे विक्टर सदमे में चला गया। वही हॉल में खड़े बाकी लोगों की आंखें बाहर आने को हो गई थी। मृदुल को अपनी आंखें और मुंह फाड़े अपने दोस्त की बीवी को देख रहा था, जो इतनी ब्रेव है उसे पता ही नहीं था। एलिस भी हैरानी से अपने भाई को एक लड़की से पिटते देख रही थी, पर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिससे फिर सबके होश उड़ गए। जहां ये सब देखकर प्रत्युष का चेहरा सख्त हो गया, वही मृदुल का चेहरा हैरानी से सदमे में चला गया, क्योंकि अपने भाई का धोबी पछाड़ शो देखने में एलिस इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी पकड़ चित्रा के हाथों पर ढीली हो गई थी। वही चित्रा का गुस्से अब उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था, जिसकी वजह से उसने गुस्से से एलिस का गला पकड़ा और उसे घुमाते हुए उठाकर नीचे पटक दिया। एक धड़ाम की आवाज करते हुए एलिस जमीन पर पीठ के बल गिरी और बेचारी उठ ही नहीं पाई। एलिस को पटकने के बाद चित्रा गुस्से से तमतमाते हुए नीचे पड़ी एलिस को देख रही थी, जो चित्रा के इस तरह पटक देने से बेहोश हो गई थी। वही चित्रा की ये हरकत देख दरवाजे पर अपनी अपनी गन लिए खड़े विकल्प और ऋषभ भी अपना मुंह फाड़े ये शो देख रहे थे। विकल्प और ऋषभ, जो सुबह सुबह की अपने कॉलेज के किसी फोटोशूट के काम से निकल गए थे, घर वापस आने के बाद घर के बाहर का नजारा देखकर हैरान हो गए थे। घर के गार्डन में बह रही खून की नदियां इस बात की गवाही दे रही थी कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा और बुरा हुआ ही। इसीलिए वो दोनों अपनी अपनी गन लिए अंदर आ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी मासूम सी दिखने वाली भाभी को एक बुलडोजर जैसे आदमी के गालों पर अपनी पांचों उंगलियां छापते हुए देखा, तो उसकी हैरानी का भी ठिकाना ही नहीं रहा था। लेकिन जब उन्होंने चित्रा को एलिस को हवा में उठाकर पटकते हुए देखा, तो उनके हाथों से उनकी गन गिरते गिरते बचे। वही हॉल में अब सबके चेहरे सीरियस हो गए थे। अपने बॉस की ये हालत देख विक्टर के गार्ड्स सबको शूट करने के लिए गन लोड करने लगे, लेकिन वो किसी पर भी गोली चला पाते उससे पहले ही दरवाजे पर खड़े ऋषभ और विकल्प ने उन सबको गोलियों से भून दिया। इससे पूरा हॉल गोलियों की आवाज से गूंज गया। विक्टर के सारे गार्ड्स देखते ही देखते नीचे गिर गए। ये सब देख विक्टर के चेहरे पर अब डर के भाव साफ दिखाई दे रहा था। विक्टर यहाँ अपनी बहन के लिए आया था, जो पैंथर के पीछे पागल है। उसकी पागल बहन की जबरदस्ती की जिद पूरी करने विक्टर मैक्सिको से इंडिया आया था, लेकिन पैंथर के घर की दहलीज पर कदम रखते ही डर से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। पर बस ये सोचकर कि उसके घर वालों को गन पॉइंट पर लेकर विक्टर पैंथर से जो चाहे वो करवा लेगा, उसमें पैंथर के घर में कदम रखने की हिम्मत की। और शायद यही सोचना विक्टर की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। तभी उसके कानों में विकल्प की कड़क आवाज पड़ी, काली दुनिया के इतने बड़े खिलाड़ी होकर भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तूने? भूल गया था कि किसके सामने जा रहा है। ये बोलते हुए विकल्प और ऋषभ अंदर हॉल में आ गए। वही उसकी बात सुनकर विक्टर डरते हुए पैंथर को देख बोला, देखो पैंथर, मुझे जाने दो। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो डेड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम दोनों को जाने दो। इतना बोल विक्टर डरी नजरों से पैंथर को देखने लगा, जो अपनी मुट्ठियां भीजे गुस्से से उसे घूर रहा था। वही इन सब से दूर खड़ा मृदुल अपनी आंखें फाड़े कभी जमीन पर पड़ी एलिस को देखता,
तो कभी सामने डरी सहमी खड़ी चित्रा को देखता। लगभग 3 से 4 बार ऐसा करने के बाद उसने अपने मन में शक भरे लहजे में कहा, क्या कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता, या ये सब बस एक कोइंसिडेंस था? पर ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? गुस्से में एक छुई मुई सी दिखने वाली लड़की में पावर आ गई, समझ आता है। पर वही कोइंसिडेंस मृगांशी की सहेली में भी। गुस्से में इसके अंदर तो खुद चंडी आ गई। मुझे तो डर है, कहीं इसके उठाकर पटकने से एलिस मरमरा तो नहीं गई। मृदुल यही सब अपने मन में सोच रहा था। तभी पैंथर की आवाज से वो अपने ख्यालों से बाहर आया। अपनी इस कुड़े जैसी बहन को उठा और अभी इस घर से निकल जा, और जाकर अपने बाप को बता कि इस बार हद हो गई। अब खुद माफिया किंग आ रहा है तुम लोगों को मिट्टी में मिलाने। इतना बोल प्रत्युष विक्टर को गुस्से से घूरने लगा। प्रत्युष ने ये सब इतने गुस्से में कहा था कि वहां खड़े सभी लोगों के अंदर सिहरन दौड़ गई थी। वही मृगांशी और चित्रा डरी सहमी सी एक दूसरे को पकड़े खड़ी थी। उन दोनों को देखने से लग रहा था कि जैसे कुछ ही देर में दोनों डर के मारे मर जाएगी। पर अभी उन दोनों पर किसी का ध्यान नहीं था। वही प्रत्युष की बात सुनते ही विक्टर बिना एक भी पल गवाए एलिस को उठाकर डायमंड पैलेस से निकल गया। उसके बाहर निकलते ही विकल्प ने सवालिया नजरों से प्रत्युष को देखा, जैसे पूछना चाहता हो कि ये सब क्या था भाई, आपने उन दोनों को यहाँ से जिंदा कैसे जाने दिया? विकल्प की ऐसी नजरें देखते ही प्रत्युष की आंखें सर्द हो गई और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने उसी शैतानी हंसी के साथ कहा, विकल्प, विक्टर कल सुबह का सूरज ना देख पाए। आज की रात उसके लिए इस गंध भरी जिंदगी में आखिरी रात होनी चाहिए। उसे उसकी मौत का वो नमूना दिखाओ जिसे देख उसके बाप की आत्मा भी मर जाए। इतना बोल प्रत्युष डेविल स्माइल करने लगा। वही उसकी बात सुन अब विकल्प और मृदुल के चेहरे पर भी खतरनाक स्माइल आ गई। तभी विकल्प बोला, जैसा आप बोलो भाई, ये कमीना कल का सूरज नहीं देखेगा। उसकी बात सुनते ही एक कोने में खड़ी दोनों लड़कियां अपने मुंह फाड़े उन चारों शैतानों को देखने लगी जो इस वक्त किसी को जान से मारने की बात कर रहे थे। कुछ ही देर में विकल्प और ऋषभ वहां से निकल गए। वही प्रत्युष ने भी मृदुल को चलने का इशारा किया, जिसे देख मृदुल भी उसके साथ चुपचाप चला गया। सबके घर से निकलते ही कोने में खड़ी चित्रा और मृगांशी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। डर और घबराहट के भाव बिल्कुल बदल चुके थे। अब डर का एक कतरा भी उनके चेहरे पर नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर कुछ अजीब था, कुछ खतरनाक, बेहद खतरनाक। तभी चित्रा बिल्कुल अजीब से एक्सप्रेशन के साथ मृगांशी को देख बोली, जिस भंवर से निकलकर हम यहाँ आए थे, ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे हम उसी भंवर में फंसते जा रहे हैं। इन लोगों को यहाँ देख और इनकी बातें सुनकर इतना तो समझ आ गया है कि तेरा पति कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक माफिया किंग है। पर अब डर इस बात का है कि उसकी असलियत तेरी असलियत को उजागर ना कर दे। इतना बोल चित्रा मृगांशी के चेहरे को अपनी कठोर नजरों से देखने लगी। वही उसकी बात सुन मृगांशी बिल्कुल शांत हो गई थी। वो उसी शांति में लेकिन सरकास्टिक तरीके से बोली, वो एक माफिया है, ये तो मैं उन्हें देखते ही समझ गई थी, लेकिन सोचा नहीं था कि तकदीर मुझे उनसे जोड़ देगी। जिस वजह से वो मुझे यहाँ लेकर आए हैं, अब वो वजह तो जाननी पड़ेगी ना। बस कुछ दिन और फिर हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। ये बोलते बोलते मृगांशी के चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए, जो चित्रा की नजरों से हरगिज छुप नहीं पाए। तभी चित्रा ने उसे देख नरमी से कहा, मृगा, क्या तू उसे छोड़कर जा पाएगी? इस पर मृगांशी ने नम आंखों से अपना सर हाँ में हिला दिया। जो देख चित्रा ने अफसोस के साथ अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मृगा, तेरे लफ्ज तेरे एहसासों से अलग क्यों है? तुझे देखकर कोई भी बता सकता है कि तू मिस्टर सूर्यवंशी के लिए कुछ महसूस करने लगी है। कहीं तुझे उनसे प्यार तो नहीं हो गया? चित्रा इतना बोल ही पाई थी कि अचानक से मृगांशी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उनसे प्यार नहीं है, मुझे प्यार नहीं है, मुझे प्यार करने का हक नहीं है। मृगांशी बार बार किसी पागल की तरह यही सब बोले जा रही थी, जैसे वो किसी गहरी याद में खो गई हो। उनके कानों में किसी के बेहद बेरहम अल्फाज गूंज रहे थे, तुम्हें प्यार मोहब्बत जैसी फालतू चीजों से दूर रहना है मृगा, तुम इन सब चीजों के लिए नहीं बनी।
तुम जिस चीज के लिए बनी थी, आज मैंने तुम्हें वो बना दिया है। तुम इस दुनिया के बेकार रिश्तों से परे हो मृगा। तुम जो आज हो वही तुम्हारी पहचान है। ये सब बातें मृगांशी के कानों में गूंज रहे थे, जो उसके कानों में शीशे की तरह घूर रहे थे, और इस जलन से मृगांशी को काफी तकलीफ हो रही थी। उसके बार बार एक ही बात बोलने से चित्रा ने उसके बाजुओं को हिलाते हुए कहा, शांत हो जा, शांत हो जा मृगा, कुछ नहीं हुआ। तू जो सोच रही है वो एक बीता हुआ कल है। अपने आज में वापस आ। ये सब बोलते हुए चित्रा के आंखों से भी आंसू आ रहे थे। तभी मृगांशी अपने होश में आई और अपने आसपास देखने लगी। उसे इस तरह देख चित्रा ने अपने एक्सप्रेशन सख्त करते हुए कहा, आगे जो होगा उसे वक्त और हालातों पर छोड़ दे, पर आज जो हुआ उसका क्या करना है। इतना बोल वो थोड़ा पीछे हटी और अपना सिर मृगांशी के सामने झुकाकर खड़ी हो गई। उसके इस तरह सिर झुकाकर खड़े होने से मृगांशी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए। उसका चेहरा काफी खतरनाक हो गया। उसके चेहरे की मासूमियत एक पल के लिए किसी खौफनाक चेहरे के पीछे छुप चुका था। तभी उसने बेहद क्रूरलिटी के साथ अपने दांत पिसते हुए कहा, उन दोनों की पूरी डिटेल निकलवाओ चित्रा, और आज रात तैयार रहना मौत का बेहद खौफनाक तमाशा देखने के लिए। जिस हाथ से उसने मुझे मेघानका माहेश्वरी को हाथ लगाया है, आज उस हाथ का और उसके पूरे शरीर का कतरा कतरा अपनी जान की भीख मांगेगा। इतना बोल मृगांशी बिना एक भी पल वहां रुके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके वहां से जाते ही चित्रा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने बेहद अजीम तरीके से अपने गर्दन को दाएं बाएं किया और बोली, कुछ भी हो जाए मृगा, मैं तुम्हें दोबारा उस गंदगी में नहीं जाने दूंगी, और अगर इसके लिए मुझे तुम्हारे पति और अपने एकलौते इश्क से भी लड़ना पड़े तो ये तुम्हारी नौकर उनसे भी लड़ेगी। इतना बोल वो बाहर की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ प्रत्युष की कार में प्रत्युष अपने सख्त चेहरे के साथ पैसेंजर सीट पर बैठा था। उसके चेहरे से उसके गुस्से का साफ पता लगाया जा सकता था। वहीं ड्राइविंग सीट पर बैठा मृदुल भी किसी गहरी सोच में था। उसका चेहरा भी सख्त बना हुआ था। तभी प्रत्युष को शांत देख मृदुल बोला, क्या लगता है तुझे। इतना बोल मृदुल अपनी ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करने लगा। वही उसकी बात सुन प्रत्युष ने बिना उसकी तरफ देखे अपने उसी सख्त लहजे में कहा, किस बारे में। इस पर मृदुल ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, अभी अभी जो पैलेस में हुआ उसके बारे में। क्या लगता है तुझे, क्या वो सब बस एक कोइंसिडेंस था, जो भी हमने देखा। इतना बोल मृदुल प्रत्युष को अपने सवालिया नजरों से देखने लगा। इस पर प्रत्युष ने सामने देखते हुए ही जवाब दिया, जो हुआ वो कहीं से भी कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है। अचानक से छुई मुई सी दिखने वाली लड़कियों में इतनी पावर आ जाना बस एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ ऐसा है जिससे शायद अभी हम अनजान हैं। इतना बोल उसने मृदुल को देखते हुए आगे कहा, उसकी पूरी जन्म कुंडली दोबारा खंगालो। डेविड को बोलो अपने काम पर लग जाए। इस पर मृदुल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अब गाड़ी के अंदर काफी सन्नाटा था, जिसे चिढ़ते हुए मृदुल कुछ सोच बोला, प्रत्युष तुझसे एक बात पूछूं। इस पर प्रत्युष ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं बोलूंगा तो तू नहीं पूछेगा क्या। ये सुन मृदुल ने कहा, ये बता कि मृगांशी जो कि तेरी बीवी है, उसे तू अपने मतलब से इस घर में लाया है, तो क्या मतलब पूरा होते ही तू उसे इस घर से और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। ये सुनते ही प्रत्युष के चेहरे पर किसी सोच की लकीरें आ गई। हाँ, ये सच था कि प्रत्युष ने मृगांशी से शादी उससे अपना बदला लेने के लिए और इंद्र सूर्यवंशी के खिलाफ अपना सबसे बड़ा मोहरा बनाने के लिए किया था, जिसके बाद वो मृगांशी को डिवोर्स देकर खुद से अलग कर देता। पर आज मृगांशी को अलग करने के ख्याल से प्रत्युष के दिल के किसी कोने में टीसी उठी। मृदुल के इस सवाल ने उसे खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में वो मृगांशी को खुद से दूर कर देगा। पर शायद इसका जवाब अभी ना तो प्रत्युष के पास था और न ही उसके दिल के पास। उसका दिल और दिमाग एक कश्मकश के बीच फंसा हुआ था, जहां उसका दिमाग उससे कह रहा था कि तेरी मंजिल वो छुई मुई सी मृगांशी नहीं बल्कि वो शेरनी है जिसने तेरी जान बचाए। वही उसका दिल मृगांशी से दूर होने के ख्याल से भी खौफ खा रहा था। आज पहली बार नंबर 1 बिजनेसमैन जो बड़ी से बड़ी डील चुटकियों में अपने नाम कर लेता है, वो आज एक छोटे से डिसीजन में अटका हुआ था।
तभी मृदुल की आवाज से प्रत्युष अपनी सोच से बाहर आया। मृदुल बोला, कहाँ खो गया? इस सवाल का जवाब इतना मुश्किल है क्या? ये बात कभी मत भूलना प्रत्युष की, जिस अनजान लड़की से तूने शादी की, उसने अपनी जान पर खेलकर तेरी माँ को एक नहीं बल्कि दो दो बार बचाया है। एक अनजान औरत की मदद की उसने, बिना ये जाने कि वो उसकी ही मदर इन लॉ है। उसके एहसान है तुझ पर, जो शायद तू इस जन्म में तो नहीं चुका पाएगा। इतना बोल मृदुल थोड़ा रुक थोड़ी कैजुअल तरीके से बोला, कुछ देर पहले जो हुआ याद है तुझे? दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए सुनिए डेविल्स डार्क प्रिंसेस का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स एफएम पर।